ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सिक्योरिटीज में वैल्यूएशन में सिर्फ एक चीज पढ़ी थी, बॉन्ड। ठीक है, अभी जो आप ये चीज देखेंगे स्टॉक्स, नॉलेज में आप लोगों के होना चाहिए कि स्टॉक होता है। नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे ये जो नोट पैड है? आ रहा है सर, ये वेडनेसडे जून 24, 2020। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, व्हाट इज सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? अभी भी ब्रेक हो रही है बेटा? जी सर ब्रेक हो रही है, इसकी वजह से बात आपकी कट जाती है बीच में। अच्छा, क्वेश्चन मेरा बच्चों ये अभी क्लियर आनी चाहिए। वैसे स्टॉक क्या होता है? जी बच्चों, एनीवन, व्हाट इज स्टॉक? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसलिए स्पेशली पूछ रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने इसका मुझे इंटरप्रिटेशन बताई थी, गलत बताई थी। जो कैपिटल होता है हमारे पास, जी बेटा, वो हमारा स्टॉक होता है। नहीं बेटा, कैपिटल नहीं बेटा, नहीं सर कुछ भी जो हमारे पास पड़ा हुआ है, कैपिटल है, गुड्स है, मर्चेंडाइज है, कुछ भी है, वो हमारा स्टॉक है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आप लोगों ने गलत बताया था, इसलिए मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, इक्विटी क्या होती है? है बच्चों? सर जो व्हाट इज इक्विटी? जो शेयर्स होते जी हैं, बिल्कुल, जो आपके शेयर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इक्विटी कहा जाता है। तो स्टॉक, इक्विटी, शेयर्स, ये तीनों चीजों के, जब आप स्टॉक और उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं या इक्विटी वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इन सब से जो मतलब होता है ना, वो सेम चीज होती है। आप किससे रिलेटेड बात करें? शेयर से रिलेटेड बात करें। कोई कैपिटल गुड, कोई अवेलेबल फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस या कुछ भी चीज स्टॉक में शामिल नहीं होती। स्टॉक जब भी आप बात करेंगे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप स्टॉक से रिलेटेड जब बात करेंगे तो ये क्या चीज होगी? योर शेयर्स, ठीक है, शेयर ऑफ योर फर्म। समझिए बच्चों, अब शेयर क्या होता है? शेयर इज द ओनरशिप इन कॉर्पोरेट फर्म। ठीक है, आप लोगों को इनिशियली बताया गया था पहले चैप्टर में कि तीन टाइप ऑफ आपके पास जो है ना कंपनीज होती हैं, जिसमें से नंबर 1 सोल प्रोप्राइटर होता है, सेकंड पार्टनरशिप होता है, और थर्ड क्या होता है आपके पास? कॉर्पोरेट फर्म होती है। कॉर्पोरेट फर्म में जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है? वो आपकी डाइवर्स होती है, और वहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं? मल्टीपल ओनर्स होते हैं, और मल्टीपल ओनर्स के पास क्या चीज़ होती है? स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म या शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म होते हैं। बेसिकली ये शेयर होल्डिंग उन इंडिविजुअल्स की ओनरशिप कंपनी में डिफाइन करती है। ठीक है बेटा, तो शेयर जो है बेसिकली क्या है? ओनरशिप राइट ऑफ इंडिविजुअल इन द कॉर्पोरेट फर्म। ठीक है, ओनरशिप राइट के अलावा ये क्या आपको देते हैं? आपको वोटिंग राइट भी मिलता है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं? आप अपने वोट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको अगेन जब आपको लास्ट क्लास में याद होगा, हम लोगों ने इनिशियल क्लासेस में बताया था कि जैसे आप कंट्री एज अ होल देख लेते हैं, इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं, जो कंट्री है उन इंडिविजुअल्स की सबकी बराबर ही है ना। ठीक है ना? तो वोटिंग राइट सबके पास है। इसी तरह जब आप कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में ओनर्स बहुत सारे हो सकते हैं। हर ओनर के पास कोई ना कोई शेयर होल्डिंग होती है उस कंपनी की, और उस शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट उनके पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, उन वोटिंग राइट, इन शेयर होल्डर के अगेंस्ट जो शेयर होल्डर होते हैं उनको शेयर के अगेंस्ट क्या चीज मिलती है? रिटर्न किस फॉर्म में मिलती है? नंबर 1 डिविडेंड, ऐसे ही है बेटा? जी सर। कैपिटल गेन्स, दो चीजें होती हैं। एक तो जो आपको शेयर होल्डर के शेयर, आपके पास जो कंपनी के शेयर अवेलेबल है उसके अगेंस्ट जो आपको पीरियोडिक बेसिस पे प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो डिविडेंड्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आपके शेयर जो होल्डिंग है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है मार्केट में,
तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है। दो चीजें होती हैं जो कि आपको स्टॉक के अगेंस्ट मिल रही होती है, नंबर 1 इज डिविडेंड, नंबर 2 इज कैपिटल गेन। लेकिन जो डिविडेंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपकी फर्म की विल पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की, ठीक है ना, शेयर होल्डिंग की भी टाइप्स होती है ना, कौन कौन सी जी टाइप है सर। शेयर होल्डिंग की? एक आपकी है ऑर्डिनरी शेयर, और एक आपका क्या है, प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर जो होता है वो कौन सा शेयर होता है, वो शेयर होता है जिसके अगेंस्ट जो डिविडेंड होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। फर्म जो है वो डिविडेंड आपको दे या ना दे, आप फर्म को कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। बट जो ऑर्डिनरी शेयर होता है उसके अगेंस्ट आपके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसमें आपको डिविडेंड जो है फर्म ने हर हालत में देना ही देना है, उसकी कंफर्म स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है। लेकिन आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स की केस में आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। तो बेसिकली जी जब भी आप सर। स्टॉक की बात करेंगे या इक्विटी की बात करेंगे, ये बेसिकली क्या है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी है, ठीक है। काइंडली ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में दोबारा बता दें। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो इसके अगेंस्ट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी ने डिविडेंड हर हालत में पे करना होता है, ठीक है ना, उसमें चाहे। चॉइस, जी बेटी, उसमें चॉइस नहीं होती है, उसमें पे जी करना उसमें फर्म होता के है। पास चॉइस नहीं होती, फर्म ने पे करना ही करना है, वो डेफर कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती कि जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वो कह दे कि जी इस साल कोई डिविडेंड नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ वो फर्म ऐसे नहीं कर सकती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्म को डिविडेंड पे हर हालत में करना ही करना है, ठीक है बच्चों। ऑर्डिनरी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी शेयर के केस में क्या होता है, आपके पास जो भी शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट जो है आपको डिविडेंड फर्म पे करे या ना करे, ये फर्म की विल है, ठीक है ना। फर्म अपने विल के मुताबिक आपको डिविडेंड पे कर सकती है। अगर वो चाहती है कि वो री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट को रिटेन कर ले तो वो री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है, ठीक है ना। और ये जो आपके पास शेयर्स होते हैं इनकी जो लाइफ होती है, ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग रन होती है? सर दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे काइंडली। लाइफ लाइफ ऑफ जो शेयर्स है, इज इट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? सर लॉन्ग रन नहीं होती। जो शेयर्स की लाइफ होती है वो हमेशा क्या होती है, लॉन्ग रन होती है। लॉन्ग रन। जिस तरह आपने डिविडेंड बॉन्ड में देखा था, बॉन्ड भी लॉन्ग रन आपकी जो है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन ये है कि बॉन्ड ने कभी ना कभी एक्सपायर होना होता है, उसकी कोई ना कोई मैच्योरिटी डेट होती है। शेयर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, ठीक है ना। जी सर। शेयर्स की कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। शेयर जो है ना वो आपके पास लॉन्ग रन बेसिस पे होता है। शेयर्स इशू करने के दो मेथड हैं, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और बल्कि एक मिनट है, मैं इसकी स्लाइड्स खोल लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि कॉमन स्टॉक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आप लोगों ने इस चैप्टर में देखना है वो तीन चीज़ें देखनी है कि कॉमन स्टॉक के फीचर्स क्या क्या हैं, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें कुछ फार्मूलाज होंगे, आप पहले पढ़ चुके हैं। वही फार्मूलाज जस्ट थोड़ी सी चेंजेस के साथ यहाँ पे अप्लाई होंगे। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें वर्डिंग की होगी, अदरवाइज फार्मूलाज पुराने के पुराने ही, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ अबाउट कॉमन स्टॉक जो हमने बात की कि जो कॉमन स्टॉक है बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं। कॉमन स्टॉक अभी आप लोगों के ध्यान में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। जब भी हम कॉमन स्टॉक की या शेयर्स की बात करेंगे, ये बेसिकली क्या है, दीज रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल इन द फर्म, ठीक है ना। ओनरशिप बेसिकली क्या होती है, अगर आपके पास एक फर्म की ओनरशिप है तो आपके पास उस फर्म का कंट्रोल भी है, ठीक है ना। अब जो स्टॉक होल्डर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं।
डायरेक्टर्स जो है इन टर्न जो है मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं, और मैनेजमेंट का गोल क्या है? इनिशियली हमने पढ़ा था मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, ठीक है ना। जो मैनेजमेंट का गोल है बेसिकली क्या है? जो ओनर्स हैं उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करे। अब ओनर की वैल्यू मैक्सिमाइज कैसे होगी? अगर फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी तो शेयर होल्डर की भी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, ठीक है बच्चों? जी सर। ओके। अब टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, दो टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस होती है। नंबर वन इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट, ठीक है। जब आप अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में लेकर आएंगे तो उसको क्या, किस मार्केट में लेके जाएंगे आप? प्राइमरी मार्केट में लेके जाएंगे। इसको आईपीओ कहा जाता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करते हैं इसको क्या कहा जाता है? आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। इस आईपीओ में बेसिकली क्या हो रहा है? कंपनी जो है अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू करती है। जब फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है पब्लिक को, तो जो ट्रांजैक्शन होती है वो किस किस के दरमियान हो रही होती है? वो इशूअर ऑफ द स्टॉक और बायर ऑफ द स्टॉक में हो रही होती है, ठीक है ना। जो उसके अगेंस्ट कैश जनरेट होता है वो डायरेक्टली किसके पास चला जाता है? फर्म के पास चला जाता है जो कि स्टॉक इशू कर रहा है, ठीक है ना। और आपके पास क्या होता है? बेसिकली आपकी फर्म जो है वो इनिशियली फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक को मार्केट में इशू कर देती है, ठीक है। इसके बाद जब एक बार मार्केट में स्टॉक आपका इशू हो जाता है तब उस मार्केट को ट्रेड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। इसकी समझने के लिए एग्जांपल पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने एक नई 0 मीटर कार परचेज करनी है तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे? आप लोग शोरूम्स में तो नहीं जाएंगे ना डायरेक्ट, आप लोग कंपनीज के पास जाएंगे, ठीक है ना। जेनेरिकली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सबसे पहले क्या जाएंगे? आप लोग सुजुकी की, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप सुजुकी के पास जाएंगे। होंडा की गाड़ी खरीदनी है तो होंडा के पास जाएंगे। अगर आपने 0 मीटर गाड़ी बाय करनी है, जब आपने 0 मीटर गाड़ी बाय कर ली तो ट्रांजेक्शन किस किस के दरमियान हुई? सेलर ऑफ द, मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार एंड बायर यूजर ऑफ द कार के दरमियान, ठीक हो गया। जब आपकी गाड़ी मार्केट में आ गई है, अब अगर आपने इस गाड़ी को सेल या परचेज करना है, यूज्ड गाड़ी को, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा तो कंपनी के पास नहीं जा सकते ना, कार मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे? जी बेटे, मेरे ख्याल नेटवर्क में कोई इशू आ गया था।
स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों आपको? बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है और आप नजर आ रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही? अब आ रही है सर। अब आ गई है? हाँ अब आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट जी ट्रांजैक्शन। जी जी। आप मेरी बात जो मैं आपको लास्ट उसमें सेशन में समझा रहा था समझ गए ना? बेसिकली जब आपने फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, अपने शेयर को लॉन्च करना होता है, तो आप कहाँ पे जाते हैं? आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में, ठीक है? इसके बाद जब आप शेयर्स एक बार इशू कर देते हैं, इसके बाद जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो कहाँ पे होती है? उस सेकेंडरी मार्केट में होती है। वहाँ पे स्टॉक होल्डर्स जो है एक दूसरे को शेयर्स की सेल्स या परचेज करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके। अब लास्ट हम लोगों ने जो फर्स्ट आप लोगों का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की थी कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्टॉक प्राइस, ठीक है ना? There are outside investors, corporate insider and analysts who use variety of approaches to estimate the stock intrinsic value. स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि स्टॉक की फंडामेंटल वैल्यू क्या चल रही है। फंडामेंटल वैल्यू चलने के वर्कआउट करने के लिए हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा कि शुरू के चैप्टर्स में एक दो टेक्निक्स हमने देखी थी, जिसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने नो पैट लिया था। नो पैट में से हमने फर्म की जो उसमें कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस किया था, तो हमारे पास क्या आ गई थी? उस फर्म की इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना? इसके अलावा एक और आप लोगों ने अप्रोच देखी थी जिसमें हम लोगों ने क्या किया था? हमने कहा कि या तो हम एसेट्स की मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर दें, ठीक है, या फिर हम डेट की मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करें और डेट की मार्केट वैल्यू और उसमें ऐड कर दें इक्विटी की मार्केट वैल्यू और उसमें से लेस करते हैं अवेलेबल कैश। तो ये दो मेथड्स थे जिनके थ्रू हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आगे आएंगे, रिपीट हो जाएंगे, लेकिन ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इनिशियल चैप्टर्स में, ठीक है ना? तो बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिसको यूज करते हुए जो इन्वेस्टर होता है वो क्या कर रहा होता है? वो किसी भी फर्म की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा होता है, उसकी फंडामेंटल वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा होता है, ठीक है? अब इसमें नाम लिखे हुए हैं आउटसाइड इन्वेस्टर। आउटसाइड इन्वेस्टर कैसे, कौन है? जैसे सपोज करें मैं हूं, मैं एक शेयर में इंटरेस्टेड हूं, मैं क्या करूंगा? मैं उस शेयर से रिलेटेड, उस फर्म से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो गैदर करूंगा। उस बेसिक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास होगी उसको यूज करते हुए मैं क्या करूंगा? उस फर्म की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है ना? इसके बाद सेकंड है कॉर्पोरेट इनसाइडर, जो उस फर्म के अंदर बैठा हुआ है। उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा या आउटसाइड इन्वेस्टर के पास ज्यादा एक्सेस होगा? जो कॉर्पोरेट इनसाइडर है उसके पास ज्यादा इस फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी या आउटसाइड इन्वेस्टर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी बेटा? एक बंदा है जो कि बैरिया टाउन में बैठ के, बैरिया टाउन के ऑफिस में बैठ के वहां पर बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना? और एक बंदा है जो कि जस्ट आउटसाइड इन्वेस्टर है, किसी और एरिया का है, वो आता है, वो बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करने चाह रहा है। तो जो बाहर से आने वाला है उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जो अंदर बैठा हुआ है बैरिया टाउन में उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी बैरिया टाउन सर से रिलेटेड? अंदर बैठा हुआ है उसको जी। ज्यादा तो पता इसी होगा। तरह जब कॉर्पोरेट इनसाइडर की हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट इनसाइडर बेसिकली कौन है? टॉप मैनेजमेंट ऑफ दैट फर्म है, ठीक है ना? तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको भी जरूरत होती है कि वो वर्कआउट करती है कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है ना? उसके लिए वो भी डिफरेंट मेथड यूज करती है, डिफरेंट अप्रोचेस यूज करती है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आउटसाइड इन्वेस्टर भी यूज कर रहा होता है। इसी तरह एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट का काम भी ये होता है, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि फर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि कॉर्पोरेट इनसाइडर के पास होती है। लेकिन ये कि डिफरेंट टाइप के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो आउटसाइड इन्वेस्टर हैं, चाहे वो इनसाइडर्स हैं, चाहे वो एनालिस्ट हैं, वो इंफॉर्मेशन यूज करके क्या कर रहे होते हैं? आपकी प्रोडक्ट की, आपके स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे एक गाड़ी है, सपोज करें, जनरली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ, एक गाड़ी है, उसने आपने उसकी वर्किंग की, आपको पता चल गया कि यार ये गाड़ी जो है ना इस वक्त 1 मिलियन की होनी चाहिए, ठीक है ना? आपने वर्किंग की, आपने देखा इस गाड़ी के इंजन की ये क्वालिटी है, इस गाड़ी का इंटीरियर ऐसा है, इस गाड़ी का एक्सटीरियर ऐसा है, ये सब चीज़ें आपने नोट करके सब सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद इसकी माइलेज ये है, इसकी जो है ना परफॉर्मेंस ऐसी है, ठीक है? ये सब चीज़ें नोट करने के बाद आपने एक आइडिया लगाया, आपने एक बेस्ट एस्टिमेट किया कि इस गाड़ी की वैल्यू
1 मिलियन होनी चाहिए। अब जो आपका एस्टिमेट है वो और जो उस मार्केट प्राइस है उस स्पेसिफिक गाड़ी की, वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। रियलिटी तो यही है ना बच्चों, ठीक है ना? जब भी आप एक चीज की वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यूएशन करवा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू और मार्केट प्राइस जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए, वो दोनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू कोई भी फाइंड आउट करता है तो उसको किससे मेजर करता है? उसको स्टॉक की एक्चुअल मार्केट प्राइस से मेजर करता है। इन दोनों को, स्टॉक प्राइस को और इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है? आउटसाइड इन्वेस्टर एस्टिमेट which stock are attractive to buy or sell। जो आउटसाइड इन्वेस्टर होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को देखकर ये डिसाइड करता है कि किन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए और किन स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। अब मैंने आपको एक गाड़ी की एग्जांपल दी है, सपोज करें कि एक गाड़ी आपने वर्कआउट कर लिया 1 मिलियन, ठीक है? मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है सपोज कर लें 0.9 मिलियन, तो आप इस गाड़ी को बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? और आ रहा है माइक से शोर से हटाएं। सर, बहुत शोर आ रहा है किसी के माइक बेटा से। किसी ने माइक खोला हुआ था, अभी बंद हो गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि अभी हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल डिस्कस की थी। सर जिसका भी माइक है प्लीज बंद करा दें, इसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह भाई, ये ले मैं सबको म्यूट करा रहा हूँ, जिसने आंसर देना है ना वो अनम्यूट करके मुझे आंसर दे दे। जी बेटा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल डिस्कस की कि एक आपने सपोज कर लें एक प्लॉट है बैरिया टाउन में, आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वर्कआउट कर ली है, वो 1 मिलियन है, ठीक है? मार्केट में राइट नाउ उसकी प्राइस चल रही है 0.9 मिलियन, ठीक है? 900,000 उसकी प्राइस चल रही है। आपके पास उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है? आपको उसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बच्चों, जिसने जवाब देना है बेटा सर माइक ऑन। सॉरी, प्लीज एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर बेटा दें। एक सपोज करें कि एक प्लॉट है, आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, आपको पता चल गया तमाम मार्केट को देखते हुए, आसपास के एरियाज को देखते हुए कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना राइट नाउ 1 मिलियन होनी चाहिए, ठीक है? मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस इस वक्त 900,000 चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वो प्लॉट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। जी बेटा, बिल्कुल करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि उसकी प्राइस जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो है। इसका क्या मतलब है? वो अंडर वैल्यूड है, उसने अपनी प्राइस के ऊपर रिवर्ट करना है। जो मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है। उसने अपनी प्राइस के ऊपर, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर वापस आना है, फंडामेंटल वैल्यू के ऊपर वापस आना है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो बेसिकली आपका स्टॉक क्या होगा? अंडर वैल्यूड होगा। अंडर वैल्यूड स्टॉक को आप क्या करेंगे? हमेशा बाय करेंगे। और एक स्टॉक आपने जो प्लॉट की इंट्रिंसिक वैल्यू सपोज करें फाइंड आउट कर ली थी 1 मिलियन, मार्केट में वो 1.1 मिलियन चल रहा है, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे, और जिसके पास अवेलेबल है वो क्या करेगा? वो उसको सेल कर देगा, ठीक है ना? समझ रहे बात आप लोग सारे के सारे? जो सेकंड आपको सिनेरियो बताया उस केस में क्या हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस होनी 1 मिलियन चाहिए थी, लेकिन 1.1 मिलियन मार्केट में वो ओवर वैल्यूड है, उसने अल्टीमेटली 1 मिलियन पे वापस आना है। तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उसको 1.1 मिलियन में सेल कर देंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है, आप उसका रेट नीचे आने का वेट करें, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू और स्टॉक प्राइस में कंपैरिजन आपको समझ में आ गया कि जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू की आप बात करते हैं किसी भी चीज की, स्टॉक प्राइस की हम बात नहीं कर रहे, जेनेरिकली स्पीकिंग जो है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्रोडक्ट की होती है और उसकी जो स्टॉक प्राइस है, वो दोनों मार्केट प्राइस जो है, स्टॉक की मार्केट प्राइस, वो दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है? अगर सेम होंगी तो इक्विलिब्रियम में होंगी, अगर सेम नहीं होंगी तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, वो अंडर वैल्यू भी हो सकती है, वो ओवर वैल्यू भी हो सकती है। समझ में आ गई बच्चों बात? जी सर। ओके, ये जस्ट एक आपकी बुक में एक ग्राफ सा दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्टॉक प्राइस।
बेसिकली क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को मेजरमेंट के लिए मैनेजरियल एक्शंस, जो मैनेजर डिफरेंट एक्शंस जो डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टैक्सेस एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टैक्सेस एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट है, ये बेसिकली मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। ये सब चीज़ें, ये मेजर चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं आपके स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। जो इनसाइडर्स होते हैं उनके पास ट्रू इन्वेस्टर कैश फ्लो की भी इंफॉर्मेशन होती है और ट्रू रिस्क का भी उनको पता होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है बनिस्बत आउटसाइड इन्वेस्टर के, ठीक है ना। तो इनसाइडर जो होता है उसके पास ट्रू इन्वेस्टर कैश फ्लो की भी इंफॉर्मेशन होती है और ट्रू रिस्क की भी इंफॉर्मेशन होती है, जबकि आउटसाइड इन्वेस्टर जो होता है खाली परसेप्शन पे चल रहा होता है, वो परसीव करता है कि इस फर्म की फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगी, ठीक है, और उसको रिस्क की भी परसेप्शन होती है, एग्जैक्टली उसको भी नहीं पता होता, ठीक है। तो जब आप इंटरनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आएंगे तो जो इंटरनल इंफॉर्मेशन से चीज बनेगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ आएंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, स्टॉक्स मार्केट प्राइस, ठीक है। बेसिकली मार्केट प्राइस ही आपको ये बता रही है ना कि स्टॉक की मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है ना, ज्यादा है या कम है। अगर जब ये दोनों चीजें आपके पास कैलकुलेट हो जाए तो ये दोनों चीजें आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जो है और स्टॉक प्राइस दोनों, आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके पास रूम है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट का या डिस इन्वेस्टमेंट का। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? ये बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, लेकिन ये है कि आप लोगों को क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि आप लोग जब शेयर की या स्टॉक की बात करें तो ये क्या चीज़ है, और जब बॉन्ड की बात करें तो ये क्या चीज़ है। स्टॉक और बॉन्ड दोनों को इशू करने का पर्पज सिर्फ एक ही होता है, आपने फाइनेंसेस अरेंज करने होते हैं अपनी फर्म के लिए, ठीक है ना। ये आपकी फर्म का 3 डिसीजन हमने बताए थे ना। नंबर 1 इज फाइनेंसिंग डिसीजन, कि आपने फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, या आप डेट से करेंगे या आप इक्विटी से करेंगे, ठीक है। जब डेट या इक्विटी की हम बात करते हैं तो डेट से हम या तो बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर हम बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। जब इक्विटी से बात करेंगे तो यहाँ उसमें बेसिकली क्या बात हो जाती है, इक्विटी से रिलेटेड हम शेयर या स्टॉक जब इशू करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है ना। अब शेयर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि शेयर में भी 2 टाइप्स ऑफ शेयर है, एक कॉमन स्टॉक है और एक प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में डिफरेंस आपको पता चल गया कि कॉमन स्टॉक जो है बेसिकली दोनों होते हैं ऑनर ऑफ द फर्म ही है, लेकिन कॉमन स्टॉक के पास वोटिंग राइट होता है लेकिन डिविडेंड की श्योरिटी नहीं होती, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक के पास वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन डिविडेंड की श्योरिटी होती है, ठीक है। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में से लेस रिस्की कौन सा है बच्चों? कॉमन स्टॉक में रिस्क कम होता है या प्रेफर्ड स्टॉक में रिस्क कम होता है? प्रेफर्ड स्टॉक में सर रिस्क कम होगा ना, प्रेफर किया गया ना। है बिल्कुल, प्रेफर्ड स्टॉक में रिस्क कम है क्योंकि आपको श्योरिटी है कि आपको उसके अगेंस्ट रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। जब रिस्क कम है तो उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका रिस्क और रिटर्न का, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिस्क एसोसिएटेड रिस्क कम होता जा रहा है तो उसके साथ साथ उसकी रिटर्न भी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है बच्चों? बात समझ में आ गई अभी तक? जी सर। ओके, अब हम सेकंड पोर्शन में आते हैं। पहले आप लोगों ने बॉन्ड की जस्ट रिकॉल कर लें कि बॉन्ड की जब आपने बात की तो बॉन्ड में आपने देखा कि बॉन्ड में आपके पास 2 चीज़ें आ रही हैं स्ट्रीम ऑफ इनकम में। एज अ इन्वेस्टर हम बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ। 2 चीज़ें क्या हैं, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पीरियोडिक, ठीक है, और आपको क्या मिलता है, आपको मैच्योरिटी के ऊपर जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिल जाती है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक इंटरेस्ट था वो चूंकि नॉर्मल केस में क्या होता है वो सेम होता है, वो एन्युटी बन जाती है। तो आपके पास 2 टाइप ऑफ कैश फ्लोज आ जाती हैं। नंबर 1 इज आपकी इंटरेस्ट, नंबर 1 इज योर एन्युटी एंड नंबर 2 इज योर फिक्स कैश फ्लो, ठीक है। एन्युटी जो है वो क्या है, आपकी इंटरेस्ट है, और फिक्स कैश फ्लो क्या है, आपको प्रिंसिपल की रीपेमेंट, ठीक है ना। याद आ गया आप लोगों को बच्चों? अब आपने बॉन्ड को वैल्यू करना है तो आपने क्या करना है, आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसको आप डिस्काउंट कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, उस स्पेसिफिक बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यही था आप लोगों का बॉन्ड का चैप्टर, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को?
यही था ना बेटा बॉन्ड का चैप्टर। अगर आपके पास, चले बॉन्ड को भी छोड़ दें, अगर आपको आज से 1 साल के बाद 100,000 मिलने हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू आप अभी फाइंड आउट करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपके बॉन्ड की, सॉरी, आपकी जो कैश फ्लो आपको मिलनी है 1 साल के बाद, उसकी करंट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना। आप ये कर सकते हैं डिसीजन कि यार अगर आपने मुझे, जिस बंदे ने आपको 100,000 1 साल के बाद देना, आप उसे कहिए तुम ये 1 साल के बाद 100,000 ना दे, तुम मुझे आज इतने पैसे दे दे, 1 साल के बाद मैं तुझसे 100,000 नहीं लूंगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। इसी तरह जब भी हम स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बॉन्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आपने क्या करना होता है, बेसिकली जितनी भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसकी डिस्काउंटिंग करनी होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। जब आप डिस्काउंटिंग करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास उस स्पेसिफिक स्टॉक की करंट प्राइस आ जाती है या इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। समझ में आ रही है बच्चों सबको बात? समझ में आ रही है ना बेटा? जी सर। ओके। अभी डिफरेंट अप्रोचेस हैं आपको कॉमन स्टॉक को वैल्यू करने के लिए, जिसमें आप लोगों ने अभी जो आज के दिन आप लोग लेक्चर में पढ़ेंगे वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है ना। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड मेथड है कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल। ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोगों ने देखना है। नंबर 1 इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल। कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला जस्ट रेपिटेशन है, वो आप लोगों को रिकॉल हो जाएंगे, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अभी जो राइट नाउ आप लोगों का फोकस है वो किस पे होगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है। जब भी आपके पास किसी भी कंपनी का आप शेयर बाय करते हैं तो अगेन आप लोगों के जहन में होना चाहिए आप लोगों के पास क्या चीज है, नंबर 1 उसके अगेंस्ट डिविडेंड है और नंबर 2 कैपिटल गेन है। ये दो चीजें आपको पता हो और उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस स्पेसिफिक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही है बच्चों? जी सर। ठीक है ना। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बेसिकली क्या है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय द स्टॉक। ठीक है। जितने भी फ्यूचर डिविडेंड आपके एक्सपेक्टेड हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है। जब अनलिमिटेड पीरियड के लिए बात करेंगे तो जब इसकी मैच्योरिटी कोई नहीं है तो आपको एंडिंग वैल्यू को तो नहीं पता ना। ठीक है। आपको क्या पता है कि आपके पास एक डिविडेंड है D1 जो आपको 1 साल के बाद मिलना है, फिर D2 है, फिर D3 एंड सो ऑन अप टू D इंफिनिटी। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड के लिए जब आपको डिविडेंड मिलेगा उसको आप डिस्काउंट करते जाइए। ये आपके पास कौन सा फार्मूला आ रहा है, रिकॉल कर रहे हैं आप लोग बच्चों? सर ये ये आपके पास कौन सा फार्मूला आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आ रहा है। वो कौन सा फार्मूला था, ये ऊपर क्या है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू वाला सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर। याद आ गए? जी सर। यही है ना। ये फॉर ईयर 1 है, इसी तरह फॉर ईयर 2 हो गया, फॉर ईयर 3 हो गया। बेसिकली क्या है, आपको 1 साल के बाद जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, अगर आप इसकी टाइम लाइन बनाएंगे तो अभी आप लोग किस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं, इस टाइम 0 पे मौजूद हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने कहाँ पे जाना है, इन्फिनिटी पे जाना है। हाँ जी। आपको ईयर 1 पे एक डिविडेंड मिलना है, ईयर 2 पे सेकंड डिविडेंड मिलना है एंड सो ऑन। आपके पास इन्फिनिटी तक डिविडेंड जाने हैं। अगर इन तमाम के तमाम डिविडेंड की आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपके स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जब भी आपने फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास उस इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट प्राइस, सॉरी, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक प्राइस वर्कआउट हो जाए। ठीक है बेटा। ये उस सूरत में अगर आपको इन्फिनिटी तक डिविडेंड पता हो। इज इट पॉसिबल कि आपको किसी भी फर्म का डिविडेंड जो है ना इन्फिनिटी पीरियड तक पता हो? नहीं सर, वैसे पता तो नहीं होता। नहीं है। ठीक है। असूलन ये मॉडल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको डिविडेंड मिलना भी है कि नहीं मिलना। नहीं।
ठीक है ना। आपको तो नॉलेज में ये भी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलना है या नहीं मिलना, तो ये मॉडल जो है ना, ये हर किस्म के केस पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये स्पेसिफिक केसेस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन हर किस्म के केस पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली आप लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि इस फर्म ने आपको कितना फ्यूचर में डिविडेंड दे सकती है। अब देना या ना देना ये डिसीजन किसका है? ये फर्म का डिसीजन। ठीक है बेटा, तो इसी को अगर हम देखा जाए, ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपका जो डिविडेंड है ये D1 जो है, बेसिकली ये आपके पास कौन सा डिविडेंड है? पीरियड 1 का डिविडेंड है। ठीक है, क्या पीरियड 0 का डिविडेंड आपको पता हो सकता है? पीरियड 0 का डिविडेंड आपको पता चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है सर। जी बेटा, क्योंकि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब आप पीरियड 0 में हैं तो आप प्रेजेंट में हैं। आपको प्रेजेंट प्राइस भी पता चल सकती है, आपको प्रेजेंट डिविडेंड भी पता चल सकता है। प्रेजेंट डिविडेंड अगर आपको पता है, ठीक है, और आपको पता है कि ये फर्म किस रेट पे ग्रो कर रही है, ठीक है, अगर आप उस ग्रोथ रेट के साथ डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ सकता है D1 पीरियड का। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ रेट पता है और आपको प्रेजेंट डिविडेंड पता है तो आप फ्यूचर डिविडेंड को रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि डिविडेंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जस्ट क्या है, आपकी एक रफ कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो ये वाला जो फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है? D × 1 + G। फ्यूचर वैल्यू का सर, ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप D0 आपको पता था, ठीक है ना, D0 को आपने 1 + G से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या पता चला? D1 की वैल्यू पता चल गई। सर ये ठीक है, जी है, ये ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट है बेटी, फर्म का ग्रोथ रेट है। ठीक है, फर्म का ग्रोथ रेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर। ये हम डिस्कस भी करेंगे आपके, मेरे ख्याल में इसमें कोई चैप्टर भी एक आध है जिसमें इसके ऊपर डिस्कशन है। लेकिन ये है कि बेसिकली अगर ये फार्मूला आप देखें तो ये फार्मूला किस चीज़ का है? ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + R। फ्यूचर वैल्यू आपके पास D1 है, अननोन था, लेकिन D0 आपको पता था, ग्रोथ रेट आपको पता था। आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर इस रेट के ऊपर ये डिविडेंड ग्रो करेगा तो फ्यूचर में 1 ईयर के बाद मुझे ये इस रेट के ऊपर इस अमाउंट का डिविडेंड जो है जो मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये मेथोडोलॉजी फार्मूला, वही है, कोएफिशिएंट्स चेंज कर दिए हैं। जी बेटा, मैंने वही आपको बताया ना, थोड़ा सा इसमें जो आपकी इंग्लिश का चेंज है, अदरवाइज आपका मेथड वही यूज हो। ठीक है, अब ये देखें D1 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? D0 × 1 + G को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको D1 पता चल जाएगा। अब D2 फाइंड आउट करना है तो D0 आपको पता है, 1 + G⁻², करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? D2 आ जाएगा। इसी तरह D3, D4 अप टू जिस लेवल तक आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने फ्यूचर का डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो आपको करंट डिविडेंड पता हो और ग्रोथ रेट पता हो तो आप फ्यूचर का डिविडेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की। ठीक है, हम बात क्या करेंगे? डिविडेंड की ग्रोथ अगर आपके पास नोन हो तो तब आप किसी भी स्टॉक की प्राइस को कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें जो हमारी फर्स्ट एजम्पशन है वो क्या है कि हमारे पास जो ग्रोथ है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। अगर आपके पास आपकी ग्रोथ कांस्टेंट है, ठीक है ना, अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो यही फार्मूला जो आपने पीछे लिखा था, D1/1 + RS⁻1 + D2/1 + RS⁻2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसको आप डेरिवेट कर सकते हैं, डेरिवेशन के थ्रू ला सकते हैं D0 × 1 + G/RS - G। ठीक है, ये फार्मूला आपकी, अगर आपकी ग्रोथ कांस्टेंट है, ठीक है, आपको ग्रोथ रेट पता है, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता है और D0 पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड प्राइस शेयर की फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे निकलेगी? D0 × 1 + G डिवाइडेड बाय RS - G। RS क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और G क्या है? आपके पास ग्रोथ रेट है। ठीक है, और D0 × 1 + G को आप D1 भी लिख सकते हैं। ये भी आपने फाइंड आउट किया कि D1 जो होता है D0 × 1 + G⁻1 होता है। ठीक है ना, तो D1/RS - G ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल।
ठीक है ना। ये वाला मॉडल आपका क्या कहलाता है? गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सबसे कॉमनली यूज मॉडल है। इसमें अगर आपके पास आपकी फर्म कांस्टेंट ग्रोथ पे चल रही है, ठीक है, तो तब आप इस मॉडल को यूज करेंगे। लेकिन इसमें ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? इसमें अगर जी जो है, ग्रोथ रेट जो है, अगर वो आरएस से ज्यादा हो जाएगा, देन व्हाट? वो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना सर फिर? नहीं बेटा, नहीं। अगर सपोज कर लें कि आपके पास आरएस है 12, एक मैं ठीक है सपोज कर रहा हूं कि आरएस है 12%, ठीक है, और आपका ग्रोथ रेट है सपोज कर लें 13%, 13% है, देन व्हाट? जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आएगा, प्लस में आएगा? माइनस में सर। माइनस में। ऑब्वियसली जब 0.12 में से 0.13 निकालेंगे तो 0.01 आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपके पास स्टॉक की प्राइस किस में निकलेगी? नेगेटिव में निकलेगी। नेगेटिव में। ठीक है ना। तो ये मॉडल उस सूरत में एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि स्टॉक की प्राइस नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है ना। जी आपके जी सर। पास ग्रोथ रेट को लेस देन आरएस होना जरूरी है। अगर आरएस से लेस देन होगा आपका ग्रोथ रेट, तब आप किसी भी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक समझ हो में आई गया बात? सर। जी जी सर। सबको बेटा समझ में आ गई ये बात? ठीक है ना। आर एस मस्ट बी ग्रेटर देन जी टू अप्लाई दिस फार्मूला। जी जी सर, वो फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना, तभी तो जी उसमें से लेस हो रहा है। सही जी है। जी, अगर ठीक जी है। जो है लेस हो रहा है, जी अगर आर एस से बड़ा हो जाएगा तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो आपकी स्टॉक की प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो आर एस जो है ना वो जी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ग्रोथ रेट से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और जो ग्रोथ रेट है ना उसको कांस्टेंट होना चाहिए फॉर एवर। ये दो डन हो अजम्पशन है जिसकी बेसिस पे ये मॉडल चल रहा है, गॉर्डन गया ग्रोथ सर। मॉडल। ठीक है। डन। Number one, required rate of return must be greater than your growth rate. Number two, growth rate is to be constant forever. फॉरएवर। If your growth rate is not constant forever, then this formula cannot be applicable. टू ठीक है बेटा? लिमिटेशन। जी सर। ठीक है, ये दो assumptions की बेसिस के ऊपर आपका ये मॉडल चलता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट टाइम आप लोगों ने डिविडेंड की कुछ यील्ड्स देखी थी, सॉरी बॉन्ड की यील्ड्स देखी थी। उसमें क्या था? करंट यील्ड थी, कैपिटल गेन यील्ड थी और टोटल रिटर्न था। यहाँ पर क्या है? डिविडेंड यील्ड है, कैपिटल गेन यील्ड है सॉरी, और टोटल रिटर्न। अब डिविडेंड यील्ड बेसिकली क्या होती है? जब हम बॉन्ड यील्ड की बात की थी या करंट यील्ड की बात की थी, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट हमारी एक्सपेक्टेड है उसको करंट स्टॉक प्राइस से डिवाइड करते थे, तो हमारे पास बॉन्ड की यील्ड आती थी। इसमें हमने क्या करना है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1 पीरियड का जो डिविडेंड है, अगर हम उसको करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। ठीक है। कैपिटल गेन यील्ड कैसे पता चलेगी? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, यानी कि P1 1 ईयर के बाद जो आपकी शेयर की प्राइस है वो क्या एक्सपेक्टेड है, माइनस P0 जो करंट प्राइस है वो क्या है, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्या बताती हैं? एक बताती है डिविडेंड यील्ड और एक बताती है कैपिटल गेन यील्ड, और अगर इन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल रिटर्न। ठीक है बेटा? जी सर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी जी जी आपको थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा कि इसमें से कैपिटल गेन यील्ड जो है वो बेसिकली ग्रोथ रेट होता है आपके पास। ठीक है ना। और डिविडेंड यील्ड जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ G0 is equal to $2 and G is constant 6%, find the expected dividend stream for next 3 years and their present values if RS is equal to 13%. एक क्वेश्चन ये है बच्चों के, इफ
नॉट आपको गिवन है $2, यानी कि एक फर्म है जिसने अभी राइट नाउ कितना डिविडेंड दिया है, $2 दिया, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड है 6%, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, 13% है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने आपसे कहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, आपने D1 फाइंड आउट करना है, आपने D2 फाइंड आउट करना है, और आपने D3 फाइंड आउट करना है। बेटे ये 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है इनिशियली। अब आपको पता है कि D0 क्या है। अब D1 फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, अभी हम लोगों ने देखा था D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G फार्मूला, बेटा यही फार्मूला था ना। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, इसमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है D0 और G रेट ग्रोथ रेट भी पता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा D1। अभी आपके पास क्या है, $2 का प्रेजेंट क्या कहते हैं डिविडेंड है, 1 + 0.06, क्या बेटा आंसर आया, $2.12। बच्चों समझ में आ रही है ना, सिंपल से क्वेश्चन, इसलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकंड आपके पास क्या है, 1 + G रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, 2 इंटू 1 + 0.06 रेज़ टू द पावर 2, 1.06 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2.25 या 2.2472 इसका डिविडेंड आ रहा है सेकेंड ईयर का, जो कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, ठीक है। इसी को मैं अल्टरनेटिवली किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ D2 = 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + G, जी बेटा, क्या इस सूरत में भी आंसर वही आएगा जो मेरा ऊपर 2.2472 आया है? हाँ जी सर, वो वही आ जाएगा ना, उसमें आप ऐड कर रहे हैं ना, बिल्कुल सेम ऐड कर फार्मूला रहे है, हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जी जी कंपाउंडिंग बेसिकली हो रही है ना यहाँ पर। जी अगर सर। D3 की आप बात करेंगे तो D3 बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फार्मूले के तहत D0 टाइम्स 1 + G रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 + 0.06 रेज़ टू द पावर 3, क्या आंसर आया, 0.3820 आ गया जी। तो जो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन था उसमें उसने ये बताया था कि आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर जो है वो फाइंड आउट करें, वो आपको समझ में आ गई कि कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। अगर इसकी मैं ये टाइमलाइन आपको बना के दिखाऊं तो 0, 1, 2, 3 आपने 3 पीरियड्स आपने लिए थे। 0 पे आपको पता था कि आपका जो डिविडेंड है वो $2 का है, ठीक है। 1 पे आपने कितना कैलकुलेट किया, $2.12, ठीक है। 2 पे आपने किया $2.247, और थर्ड पीरियड पे आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, $2.3820। जी सर। ओके, अब सेकंड जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसने पूछा था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे इन डिविडेंड स्ट्रीम्स की क्या प्रेजेंट वैल्यू बन रही है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे इन
डिविडेंड की क्या प्रेजेंट वैल्यू बन रही है? अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू बतानी थी, मेरी रिक्वायर्ड रेट बता दी कि 13%। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2.12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 plus 0.13। j is to power 1.
बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रही है। सर आ रही है जी आवाज? जी, बस बेटा सर मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई थी ना कि हम लोग बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपको डिविडेंड गिवन है, करंट डिविडेंड डी नॉट पे समझ आ जाना चाहिए, जब भी जीरो लिखा होगा तो वो करंट की बात हो रही है, टाइम पीरियड जीरो की बात हो रही है। जीरो पीरियड कौन सा पीरियड है? प्रेजेंट करंट पीरियड, पे। ठीक है ना। जी जीरो $2 गिवन है, जी इज कांस्टेंट है 6% पे। फाइंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम फॉर नेक्स्ट ईयर एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू इफ आरएस इज इक्वल टू 13%। ये दो चीजें आपको कही गई थी, एक तो ये था कि डिविडेंड स्ट्रीम 3 इयर्स के लिए फाइंड आउट करें और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें 0.13% पे, ठीक है बच्चा। तो हमने ये देखा था कि आपके पास ये तीन डिविडेंड स्ट्रीम्स आ गई थी, 2.12, 2.247 और 2.3820। तो अब मैंने आप लोगों से जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें क्या बताया, पूछा गया है कि इस डिविडेंड स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो जो ये 2.12 है, इसकी अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस पॉइंट, किससे डिवाइड करेंगे, 0.06 से कि 0.13 से? 06। क्यों बेटा, 0.6 तो ग्रोथ रेट है। देखिए ग्रोथ रेट फर्म का ग्रोथ रेट है, उससे आपका जो मैटर है वो क्या है कि आपका डिविडेंड किस रेट पे ग्रो कर रहा है। जब आपने किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करेंगे 0.13, 0.13 जी, रेज टू द पावर 1 आ जाएगा, जी सर, ठीक 1 है। आ जाएगा, सॉरी सर। आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.8761। इसी जी तरह सर। जो सेकंड पीरियड का डिविडेंड है 2.247, ठीक है बेटा। इसको अगर आप 1 प्लस 0.13 रेस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 2 2, आपके पास 1.7542 आ जाएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। और जो थर्ड पीरियड का डिविडेंड है, इसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.13 रेज़ टू द पावर 3, 3। तो ये आपके पास 1.650 आ जाएगी, ठीक है। तो इन तीन डिविडेंड्स को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 1.8761, 1.7542 और 1.6508, ठीक हो गया बेटा। ये आपने बेसिकली क्या फाइंड आउट कर दिया है कि इस फर्म के डिविडेंड्स निकाल लिए फ्यूचर के और उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो इसका एक पोर्शन था। नेक्स्ट पोर्शन इसने कहा है कि व्हाट इज द स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द स्टॉक इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इस फर्म का जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है 6% पे। तो क्या हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यहाँ पे यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दो चीजें आपको मैंने बताई थी देखनी है। नंबर 1, आपके पास जो आपकी फर्म है इसका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जो इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हायर होना चाहिए ग्रोथ रेट से। तो क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रोथ रेट से हायर है? जी सर, वो 13 है ना, दूसरा तो 6 है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इस फार्मूले को यूज करते हुए अपनी स्टॉक की प्रेजेंट प्राइस कांस्टेंट ग्रोथ मेथड के तहत फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या प्राइस होगी, डी नॉट क्या था आपके पास, 2, डी नॉट सर 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना आ जाएगा, 0.06, जी सर, 0.06। जी सर। डिवाइडेड बाय आर एस कितना है, आर एस है 0.1 हाँ जी, माइनस 0.06। माइनस।
रही है $30.28। आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ रेट अवेलेबल है, आपके पास आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है। इन दोनों को यूज करते हुए आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, इस स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू जो कितनी बन रही है $30। यानी कि अगर ये स्टॉक $30 का आपको मिलता है तो ये आपके लिए बेस्ट बाय है। ठीक है ना, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपने देखा इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, ये तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट की है ना। अब आपने देखा इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है। मार्केट प्राइस आपने देखा कि इस शेयर की चल रही है, सपोज कर लें $25 चल रही है। तो क्या इस डॉलर को, इस स्टॉक को हम अंडर वैल्यू कहेंगे या ओवर वैल्यू कहेंगे? अगर इस स्टॉक की प्राइस $25 चल रही हो तो जी बच्चों, अंडर वैल्यू सर। जी, अगर इस स्टॉक की प्राइस $25 चल रही है और आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है $30, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो बायर है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक को बाय करेगा। जब बाय करेगा तो क्या होगा, मार्केट में शेयर स्टॉक शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जब मार्केट में शॉर्ट होगा तो इसकी प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी जब बढ़ेगी। तो शॉर्ट होगा तो बढ़ेगी तो सर। इसकी प्राइस बढ़ेगी। बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ये अपनी फंडामेंटल वैल्यू पर वापस आ जाएगा जो कि $30। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? क्लैरिटी के साथ समझ गए। अगर सपोज करें यही शेयर जिसकी $30 इंट्रिंसिक वैल्यू है, $35 का आपको आपके पास अवेलेबल है और $35 इसकी मार्केट प्राइस है, तो आप क्या करेंगे, इस शेयर को सेल करना शुरू कर देंगे। जब शेयर सेल करेंगे, ओवर सप्लाई मार्केट में हो जाएगी, तो क्या होगा, इसकी शेयर की प्राइस ओवर सप्लाई होने की वजह से कम होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली रिवर्ट कर जाएगी अपने फंडामेंटल वैल्यू की तरफ जो कि $30। अभी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट के डायनामिक्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मार्केट में मार्जिन कैसे कमाया जाता है। आप लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्टॉक की वैल्यू को मार्केट प्राइस के साथ उसको मैच करते हैं और इसके बाद डिसीजन लेते हैं कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको इसे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। समझ में आ गई बात सबको बेटा? ठीक है ना, तो बेसिकली आप लोगों ने जब स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास ग्रोथ रेट कांस्टेंट है और आपके पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो लोअर मोर देन ग्रोथ रेट है, तो आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई करके किसी भी स्टॉक की मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट एक चीज पूछी गई है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये है प्राइस, इस की एक्सपेक्टेड करंट प्राइस, ये जो अभी आपने फाइंड आउट की है 30.2857। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं कि P1 क्या होगी, कैसे फाइंड आउट होगी बेटा? जी बच्चा, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। देखो बेटा, P0 आपको पता चल गई, एक्सपेक्टेड प्राइस इस शेयर की वो आई है $30। मेरा जी अगला सर। क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस प्रोडक्ट की, इसी शेयर की 1 साल के बाद क्या प्राइस होनी चाहिए, वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है? क्या इसी फार्मूले को जो ऊपर लिखा हुआ है हम यूज करके वो प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर, आई थिंक सो। कैसे करेंगे हम लोग? आई थिंक सो तो हो गया, D_1 into 1 plus G divided by R_S minus G। इसके साथ सर 1 ईयर ऐड कर देंगे ना, 1 डाल देंगे। बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास अब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको पता है 2.247 है, ठीक है, उसको यूज करते हुए आप इसी फार्मूले को लेकर इस शेयर की 1 साल के बाद की प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट वे भी है, वो क्या है कि P1 इज इक्वल टू P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। ये दोनों मेथड से आप करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। आप इसको करके देख लें तसल्ली के साथ। ठीक है ठीक सर। है, अगर आपके पास ये
दोनों मेथड आप यूज करेंगे तो आपके पास आंसर बेसिकली क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्यों जैसे सेम आ सर रहा आप है? बता रहे थे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही कर क्यों सकते सेम हैं। आ रहा है? ये अगर आप इसमें से 1 प्लस जी माइनस कर दें तो ये फार्मूला किस चीज का रह गया, पी नॉट का रह गया ना। P1 ओवर आर एस माइनस जी किसका फार्मूला है, पी नॉट का फार्मूला है जो हमने पढ़ा था अभी, बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है ना, इंटू 1 प्लस जी। आपके अगर इसके बाद ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1 की सेकंड प्राइस आ जाएगी। समझ गए बात आप लोग? सिंपल सा फार्मूला है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, सिंपल तरीन बात है। अगर आपने फ्यूचर की प्राइस फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड प्राइस किसी भी शेयर की या इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप करंट एक्सपेक्टेड प्राइस को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर आप इस फार्मूले को यूज करके प्राइस फाइंड आउट करेंगे। दोनों में से आंसर आपके पास क्या आएगा, बिल्कुल एक जैसा, सेम आएगा। ठीक है ना। तो ये जी सर। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द स्टॉक 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या है। एक्सपेक्टेड प्राइस हम फाइंड आउट वैसे कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस हमारे पास बन रही है बेटा 30.2857 इंटू 1 प्लस 0.06। एक साल के बाद इस स्टॉक की प्राइस कितनी हो जाएगी, $32 हो जाएगी, ठीक है, $30 की बजाय। ओके, पूछा है आपसे कि इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड बताएं। डिविडेंड यील्ड का क्या फार्मूला है, करंट ईट डिवाइडेड बाय 1 ओवर पी नॉट, ठीक है, फ्यूचर डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस, ठीक हो प्राइस। गया। अभी आपके पास फ्यूचर डिविडेंड कितना आपने फाइंड आउट किया था, D1 2.12 था, 2.12, और करंट प्राइस स्टॉक की क्या निकाली थी आपने, 30.2857। तो आपके पास कितना आ गया, डिविडेंड यील्ड 0.07 और 7%, यही बात है। कैपिटल गेन यील्ड, गेन यील्ड क्या होती है, P माइनस नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट। आपके पास नए शेयर की क्या प्राइस आई है एक साल के बाद, 32.1028 माइनस 30.2857 डिवाइडेड बाय 30.857। और 6%, आपके पास क्या है बेसिकली 6% आपका ग्रोथ रेट है। कैपिटल गेन यील्ड आपके पास क्या है, आपका ग्रोथ रेट, ठीक है, और 7% आपका क्या आया, डिफरेंस बिटवीन योर ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। 7 प्लस 6 अगर आप दोनों जमा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी टोटल रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड कैपिटल गेन यील्ड कितनी आ गई थी, 0.07 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 13%। यही बात हुई बेटा, बच्चों यही बात है ना, जी सर। ठीक है ना। ये बेसिकली आपके पास इस क्वेश्चन में जो जो चीजें पूछी गई थी ना, आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स निकाल ली, उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर दी, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ स्टॉक 1 ईयर फ्रॉम नाउ फाइंड आउट कर ली, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड फाइंड आउट कर ली, कैपिटल गेन यील्ड फाइंड आउट कर ली, और टोटल रिटर्न पता चल गया आपको, ठीक है। ये किस केस में, ये है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, ठीक है बच्चों। मेरा ख्याल है बेटा अभी नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह नमाज के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं।
आवाज सबको आ गई होगी यकीनन। रिज्यूम कर लूं? जी सर। हाँ ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बेटा इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। राइट सर, ठीक हो गया सर। यस सर।